डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन। ये सबसे सिंपल यूनिट्स है। इसके अंदर आप नाइन्थ में भी पढ़ चुके हो। ग्रेविटेशन होता क्या है आपको पता है। ग्रेविटेशन वो फिनोमिना है जिसके अनुसार यूनिवर्स में हर बॉडी, एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स करती है एवरी अनदर बॉडी। तो अब देखिए, ग्रेविटेशन इज द नेम गिवन टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ द यूनिवर्स। तो इस यूनिवर्स के अंदर हर एक दो बॉडी, एनी टू बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं? अट्रैक्ट करती हैं। इस ग्रेविटेशन के लॉ को डिस्कवर्ड बाय न्यूटन इन 1665 व्हेन एन एप्पल फॉल्स ओवर हिम, जब एक सेब उसके ऊपर पड़ा था। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होते हैं वो आपको फर्स्ट यूनिट में भी बताया था, इज़ द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स होते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। आपको याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? इज़ द वीक फोर्स इन नेचर। अब हम इसका फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे टू बॉडीज हैं, एक का मास m1 है, एक का मास क्या है? m2, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी और जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो दो बातों पे निर्भर करेगा। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे देखिए आपको अब यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, अकॉर्डिंग टू इट फोर्स acting in between two bodies is directly proportional to the product of their masses। जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? मास इंक्रीज करते हैं तो फोर्स इंक्रीज होगा, यदि आप डिस्टेंस इंक्रीज करते हो तो फोर्स डिक्रीज होगा। आप सबको पता है रेसिप्रोकल में जो होता है ये इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा? डिक्रीज। ये डिक्रीज होगा डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज तो फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। जैसे मैग्नेट के टू पीसेस को हम दूर ले जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? डिक्रीज। और नज़दीक लाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो आप क्या कहेंगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? m1 m2। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r²। आप इनको दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा रख लीजिए। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? m1 m2 अपॉन में r²। फिर आप सबको पता है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाकर हम एक इक्वलिटी का सिंबल लगा देते हैं और कोई कांस्टेंट हमने सपोज कर लिया g, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? g m1 m2 अपॉन में r²। और यहाँ पे g क्या? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी यूनिट g की क्या होती है? 6.67 × 10⁻⁻11 तो इसकी वैल्यू होती है। और यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जैसे आप देखिए यहाँ पर, जैसे जो ये g दिया हुआ है आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F r² अपॉन में m1 m2। तो देखिए g इक्वल टू हो गया, फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर, मास किलोग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम का क्या हो गया? स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होती है? 6.67 × 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। अब आप इनमें सबका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, फोर्स का भी, डिस्टेंस का भी, मास का भी, सबको पुट करोगे तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m⁻⁻1 L3T-2। ये आपने फर्स्ट यूनिट में निकाला था। याद रखना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ये कभी भी इसलिए है किसी भी डायरेक्शन में जाओ इसकी वैल्यू हमेशा होल यूनिवर्स के अंदर हमेशा सेम रहती है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। और इसकी पूरे के पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जी बनाएंगे। ये जस्ट वैसे ही है कि भाई हम सपोज कर लिया कि टू बॉडीज हैं जिनका मास m1 इक्वल टू क्या है? m2 मान लिया और दोनों की वैल्यू क्या है? 1। और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या है? 1। तो मास भी 1 है, डिस्टेंस भी क्या है? 1। तो F इक्वल टू क्या हो गया? g 1 अपॉन 1²। ये कैंसिल होकर g हो गया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स। तो आप क्या कहेंगे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके इक्वल है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। कब? एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास।
whose सेंटर्स आर प्लेस्ड यूनिट डिस्टेंस अपार्ट, जो उनके सेंटर्स एक दूसरे से कितने दूर हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस अपार्ट है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या किया, जैसे आप देख सकते हैं ये 2 बॉडीज हैं, एक बॉडी ए जिसका मास क्या है m1, अनदर बॉडी जिसका मास क्या है m2, वन बॉडी m1 अनदर बॉडी m2 मास, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या सपोज कर लिया r। अब आपको पता है ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी, ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो देखिए यहाँ पर F12 की डायरेक्शन इधर है, यानी 1 पर फोर्स लग रहा है 2 की वजह से, यानी B बॉडी इसको अपनी तरफ खींच रही है। इस 2-1 का मतलब क्या है, 2 को कौन खींच रहा है 1, और डायरेक्शन क्या है 1-2 की, इस तरफ 1-2 इधर फोर्स लग रहा है, तो आपको डायरेक्शन कौन सी लेंगे 2-1, 2 से 1 की तरफ, यानी बॉडी B 1 की तरफ जा रही है, 1-2 फोर्स लग रहा है, 1-2 का मतलब 1 पे लगाया 2 ने, 2-1 का मतलब क्या है 2 पे लगाया 1 ने। तो देखिए यहाँ पे बड़े वेक्टर फॉर्म बिल्कुल आसान सा आर्टिकल है। कंसीडर 2 बॉडीज A एंड B ऑफ मासेस m1 एंड m2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r अपार्ट। देखिए r21 यूनिट वेक्टर मान लिया फ्रॉम B टू A, r21 का मतलब क्या है B से A की तरफ डायरेक्शन है, यानी कौन सा फोर्स एक्ट करेगा 2-1 के लिए 1-2। और अब देखिए यहाँ पे 1-2 है, एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, 1-2 क्या है यूनिट वेक्टर फ्रॉम A टू B, यानी एक 1-2 का मतलब क्या है A B को खींचने जा रही है अपनी तरफ। और 1-2 फोर्स मैंने अभी बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन A बाई B, यानी 1-2 का मतलब मैंने क्या बोला था 1 पर फोर्स लगा रहा है 2, यानी A पर कौन लगा रहा है B। 2-1 का मतलब मैंने बताया था 2 पे कौन लगा रहा है 1, यानी B पर अब कौन लगा रहा है A। तो बेटा इसमें बिल्कुल ये 2 बातें थी, याद रखनी है। जब आपने अभी पढ़ा था ये फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा था, F इक्वल टू क्या आया था G m1 m2 अपन में r स्केयर आया था। जब किसी क्वांटिटी को याद रखना है यदि वेक्टर में कन्वर्ट करना है, जब भी किसी क्वांटिटी को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो याद रखना है लेफ्ट साइड एरो लगा देना और दूसरी तरफ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना, याद रखना। ये तो जो सिंपल इस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ G m1 m2 अपॉन में r स्केयर, ये तो बेटा मैग्नीट्यूड फॉर्म है। इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो f के ऊपर एरो लगा दीजिए और राइट साइड में क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए यूनिट वेक्टर r कैप। तो आप देखिए इस फॉर्मूले में जब आप 1-2 लिखेंगे तो यहाँ 2-1 होगा, 1-2 का मतलब 1 पर 2 ने लगाया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है 2 से पहले की तरफ, दूसरे से कहाँ लग रहा है पहले की तरफ, दूसरा उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो आपको एक ये स्टेप याद रखना, F12 इक्वल टू G m1 m2 अपन में r स्केयर r कैप। यदि आप यहाँ 1-2 लगाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे 2-1, यानी इसका 2-1 इसलिए लगाया है क्योंकि ये 1-2 क्या है 1 पर लगा है 2 की वजह से, तो इसकी डायरेक्शन क्या थी दूसरे से पहले की तरफ। और जब हम इसके सफिक्स में इस इक्वेशन के सफिक्स में यहाँ 2-1 लगाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे 1-2, याद रखना। और आपको पता है दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। दोनों फोर्स न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से क्या होते हैं, एक्शन और रिएक्शन हमेशा क्या होते हैं इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो आप ये 1-2 के प्लेस पर यहाँ -2-1 पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये F21 G m1 m2 अपन में r स्केयर। अब हम r12 के प्लेस पर क्या पुट कर दिया -r21 पुट कर दिया। तो आप सबको दिखाई दे रहा है जो ये मैं सर्कल में कर रहा हूँ ये सर्कल किसके इक्वल है F12 के। तो आप क्या कह देंगे F21 इक्वल टू क्या हो गया -F12 के। F21 किसके इक्वल हो गया -F12 के। तो आपको याद रखना ये तो क्या होती है मैग्नीट्यूड फॉर्म। यदि आप इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर एरो लगा दीजिए और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए r कैप से। और याद रखना जब 1-2 है 1 का मतलब 1 पर लगा दूसरे की वजह से, 2-1 का मतलब दूसरे पे लगा पहले की वजह से। तो 1 पे जो लग रहा है पहले की वजह से दूसरे, पहले पर लग रहा है दूसरे की वजह से, तो डायरेक्शन क्या है कहाँ से लगा है दूसरा जब कहाँ गया पहले की तरफ। तो यहाँ क्या लगाओगे 2-1 का मतलब दूसरे पे लगा पहले की वजह से, तो डायरेक्शन कहाँ है 1 से 2 की तरफ। ये याद रखना, छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप बात कीजिए ग्रेविटी की। ग्रेविटी आपको पता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अर्थ लगाती है आप किसी भी बॉडी पर उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप क्या कहोगे ग्रेविटी क्या होती है फोर्स ऑफ, जैसे संसार में कोई भी दो बॉडी है उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसे तो बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन किसी एक बॉडी और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
एग्जर्टेड बाय अर्थ, यहाँ पे किसकी बात आएगी, एक बॉडी कौन हो जाएगी, अर्थ, टुवर्ड्स इट्स सेंटर ऑन एनी बॉडी लेइंग ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है हर बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं, जो बॉडी उसके ऊपर रखी हो या उसके नज़दीक। और ग्रेविटी किसके इक्वल होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या मेजर करती है, वेट ऑफ बॉडी। तो आपको याद रखना है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू में एम में, और जब अर्थ अपनी तरफ खींचते हैं तो ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, जी में, एम जी। द यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटी पुल और वेट आर द सेम। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ग्रेविटी की भी यूनिट क्या होगी, न्यूटन ही होगी। अब आप देखिए ये नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सबको पता है अर्थ जिस फोर्स से, जिस वेलोसिटी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जब भी हम किसी बॉडी को फ्रीली फॉल करते हैं तो वो अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो इस स्पीड इंक्रीज होने के दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब भी किसी बॉडी को फ्रीली फॉल किया जाता है। तो देखिए इट इज़ द क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। जब हम किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ देते हैं फ्री, और वो किसकी तरफ फॉल हो रही है, अर्थ की तरफ, तो किसकी वजह से अर्थ की तरफ फॉल हो रही है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। उस दौरान जो उसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इट इज़ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाय जी, और इसकी यूनिट भी वही होती है जो एक्सेलरेशन की होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी। ये कहाँ से आई, अभी आपने करा था, F इक्वल टू क्या था, mg, और g इक्वल टू क्या हो गया, F बाई m। तो इसकी यूनिट यहाँ से क्या हो सकती है, न्यूटन पर केजी भी हो सकती है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकती है। और बेटा ये क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए ये अर्थ सपोज कर लिया जिसका मास क्या है, कैपिटल एम। आप सबको पता है अर्थ का सारा मास कहाँ कंसंट्रेट होता है, उसके सेंटर पे। अनदर बॉडी ले ली जिसका मास क्या है, स्मॉल एम, वो कहाँ रखी हुई है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और ये डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो रिलेशन निकालनी है, आपको पता है यदि हम अर्थ को एक यूनिवर्स की बॉडी मान लें और इसको भी बॉडी मान लें तो इनके ऊपर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो लग ही रहा है, और साथ के साथ क्या लग रहा है, ग्रेविटी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी एक्ट हो रहा है अर्थ और बॉडी के बीच में, वो क्या हो गया, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरा आपको पता है अर्थ उस पर क्या लगा रही है, ग्रेविटी पुल लगा रही है, जो उसके क्या होता है, वेट के। तो F इक्वल टू क्या हो गया, mg। अब आपके पास दो इक्वेशन है, F इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर और F इक्वल टू mg। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल। दोनों को कंपेयर कर दीजिए, m से m क्या हो गया, कैंसिल, तो g इक्वल टू क्या हो गया, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसी इक्वेशन का यूज होगा यहाँ पर मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ पे। देखिए अब हमने मास ऑफ अर्थ निकालना है, तो आपको पता है g इक्वल टू क्या होता है, अभी निकालना है जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। m यहीं रह गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जी आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी। स्मॉल जी की भी आपको वैल्यू पता है क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, 6.4 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर। और कैपिटल जी एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, अर्थ का मास आ जाएगा 6.018 इंटू में 10 की पावर 24 kg। ये सबसे इजी चैप्टर है और जल्दी कंप्लीट होगा आपका। उसके बाद हम 8th और 9th चैप्टर पहले स्टार्ट करेंगे। अब देखिए डेंसिटी की बात कीजिए, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास, वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ क्या है, एक स्फीयर की तरह बिहेव करती है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, ये ऊपर चले गया 3/4 m अपॉन में पाई आर क्यूब। और आप यहाँ से देख सकते हैं मास आपने अभी निकाला था, यहाँ से आप मास का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो g इक्वल टू अभी आपने किया था जी एम अपॉन में आर स्क्वायर आया था, यहाँ से मास आपने अभी सोल्व किया था, क्या था, जी आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल जी था।
तो ये तो इक्वेशन आपको समझ में आ गई। मास किसके इक्वल होता है, जी आर स्क्वायर अपॉन में जी के, मास की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए डेंसिटी इक्वल टू 3/4, 1/πr³ अलग कर दिया, मास की वैल्यू रख दी जी आर स्क्वायर अपॉन में जी, आर क्यूब से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्यूब से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, रो इक्वल टू 3g अपॉन में 4πrg। तो अब देखिए आपको रेडियस भी कांस्टेंट है अर्थ की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, ग्रेविटी की वैल्यू भी अर्थ पर क्या है, कांस्टेंट है। तो इन तीनों की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी आ जाएगी, 5.5 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बिल्कुल ईजी आर्टिकल्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमारी अर्थ पर हर पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं रहती, जैसा कि हम सपोज करते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पर कितनी रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हर पॉइंट पर ये भी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं रहती है। तो वो किस किस पे डिपेंड करती है, चेंज होते हैं, एक तो एल्टीट्यूड पर, डेप्थ पर। ये 3-4 पॉइंट्स जो हम अब एक आर्टिकल अब कर लेते हैं, बाकी आर्टिकल्स हम कल करेंगे। तो देखिए वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबसे पहला इफेक्ट है जो आपके सिलेबस में, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड को बेटा हाइट भी कहते हैं, एल्टीट्यूड को क्या बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। अब हाइट के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे कि देखिए आपने ये अर्थ देख रहे हैं, अर्थ पर एक कोई बॉडी है वो यहाँ रखी हुई है, जिसका मास क्या है, स्मॉल m, और अर्थ का मास क्या है, कैपिटल M। रख लिया। पहले वो कहाँ है, एट द सरफेस, एट पॉइंट ए, फिर हमने उसे उठाकर किसी अनदर पॉइंट बी पर ले गए और हमने सपोज कर लिया ग्रेविटी चेंज हो गई। अब हमने ये नहीं कहा कि इंक्रीज हुई है या डिक्रीज, बस चेंज हो गई है, जी डैश। अर्थ की सरफेस पर जी थी और वहाँ पर क्या हो गई है, जी डैश। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे इस आर्टिकल को, बिल्कुल ईजी है। तो ग्रेविटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, जी इक्वल टू अर्थ की सरफेस पे, देखो जी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए किसके इक्वल होगी, जी इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब हमने उसको, आपको देखो ये तो सरफेस पे है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब हम यहाँ हाइट बी पर ले जाएंगे, टोटल ये जो डिस्टेंस है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, हाइट एच है और ये क्या है, आर। टोटल डिस्टेंस बी पॉइंट पर अब कितना हो गया, आर प्लस एच। तो अब देखिए हम बात करेंगे, बिल्कुल ईजी आर्टिकल रह गया है। जी डैश वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी डैश मान लिया, हमने नहीं कहा ये इंक्रीज है या डिक्रीज, सिर्फ जी डैश मान लिया। जी एम ओपन में क्या हो गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। तो जी बाई जी डैश, जी एम ओपन में आर स्क्वायर, आर प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन में जी एम, आपको दिखाई दे रहा है ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल। तो अब आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, जी डैश अपन में जी अपन में जी डैश इक्वल टू क्या आ गया, आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर आ गया। अब देखिए आप इसको, बिल्कुल ईजी रह गया। जी बाई जी डैश इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH हो गया अपन में आर स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए इस तरीके से, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर एलसीएम अलग अलग कर लिया, प्लस एच स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर प्लस 2HR अपन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं हम ऐसे। आपको दिखाई दे रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपके यहाँ जी बाई जी डैश किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस एच बाई आर, एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2H बाई आर आ गया। ये क्वेश्चन समझ में आई। अब आपको याद रखना है, नेगलेक्टिंग एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेटा हाइट वेरी वेरी स्मॉल है, रेडियस बहुत ज़्यादा है। अर्थ की रेडियस क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर है। हाइट क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। तो रेडियस का स्क्वायर करोगे तो ये एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल आएगी, तो इसको नेगलेक्ट कर दीजिए। तो नेगलेक्ट कर देंगे तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, जी बाई जी डैश इक्वल टू 1 प्लस 2H बाई आर बचेगा। क्या बच गया, जी बाई जी डैश इक्वल टू 1 प्लस 2H बाई आर। मैं दोबारा वहीं जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो आपने क्या कहा, एच बाई आर की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, क्योंकि हाइट हमने जो ली है वो वेरी वेरी स्मॉल है, वो है 1 किलोमीटर मान लीजिए। एच क्या है 1 किलोमीटर और रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर। तो आप जब सोल्व करेंगे 1 का एच मान लो 1H इक्वल टू क्या है 1 किलोमीटर, रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर।
तो 1 का स्क्वायर अपॉन में 6400 किलोमीटर का स्क्वायर, ये h स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आएगी, वेरी वेरी स्मॉल आएगी, स्मॉल वैल्यू आएगी, जिसको क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो आपका सिर्फ क्या बचा, जी बाई जी डैश इक्वल टू 1 प्लस 2h बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, g इक्वल टू 1 प्लस 2h बाई आर जी डैश। तो आप यहाँ से देखेंगे g जो थी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू में क्या हो गया, चेंज हो गया है। ये फॉर्मूला याद रखना, इसको हम न्यूमेरिकल से कल समझाएंगे, यहाँ तक आपने आज पढ़ना है।